बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है 30 तारीख को। इसके कुछ क्वेश्चन आए हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कल असिस्टेंट एसएन जीएडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का एग्जाम है, तो नींद पूरी करके जाएं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जिन लोगों ने मेहनत की है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आप सबको इंशाअल्लाह सुरखरू करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये याद करके जाइएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है टीटू, जोसेफ ब्रोज टीटू के हवाले से है, ये पूरा नाम इसका है। तो ये युगोस्लाविया का आप कह सकते हैं कि जो है ना जी हेड ऑफ द स्टेट रहे हैं। जब ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूटा था, उसके बाद युगोस्लाविया जो था ये एक बहुत बड़ी रियासत एम्पायर या फेडरेशन कह लें इसे आप, वो बनी थी। तो इन्होंने ज़बरदस्त रन किया इसे। ये इसलिए भी पहचाने जाते हैं कि जो नैम जब बन रहा था, नॉन अलाइड मूवमेंट, उनमें भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। तो इनकी सवाल इस तरह से था, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं सोशल मीडिया से आते हैं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट का अब जो लोग पेपर दे के आए हैं उन्हीं को आइडिया होगा, लेकिन हमारे पास जो सवाल आते हैं उससे हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि सवाल इस तरह से पूछा गया होगा। तो इसका जो सवाल है वो इस तरह से पूछा जाता है पहले कि जी ये कहाँ से इनका ताल्लुक था। तो एक तो ये युगोस्लाविया से इनका ताल्लुक था। दूसरा ये कि इसके बाद युगोस्लाविया जो था ना ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका, संभल नहीं सका, और उसके बाद युगोस्लाविया टूट गया था, ब्रेक हो गया था। 1991 में 92 में युगोस्लाविया टूट गया था। उसमें से ये 5-6 मुल्क निकले थे, जिसमें से बोस्निया है, क्रोएशिया है, मैसेडोनिया है, मोंटीग्रो है, सर्बिया है। ये जो हमने पढ़ा था, इसमें बाल्कन पेनिनसुला में कुछ कंट्रीज हमने देखे थे। तो इस तरह से ये टूट गया था। तो ये सवाल बन सकता है कि किसकी डेथ के बाद युगोस्लाविया अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सका, एग्जिस्ट नहीं कर सका, ब्रेक हो गया। तो इस तरह से जो है ना जी ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। आगे वास्को डी गामा के हवाले से कितनी दफा रिपीट हुआ है, मैं करवा भी चुका हूँ। बेसिकली यहाँ से पुर्तगाल से यूरोप से चला था, पुर्तगेज थे ये, यहाँ इन्होंने हिंदुस्तान आना था। ये वाला रास्ता यहाँ से बंद था, तो ये यहाँ से चलता है ऐसे होता हुआ केप ऑफ गुड होप से, यहाँ पे है उसके पास, केप ऑफ गुड होप से होता हुआ ये पहुंचा था इंडिया। और इंडिया इसने का जो रूट था ये वाला इसने दरियाफ्त किया था। इससे पहले कोई इंडिया नहीं आया था। ये भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा था, यहाँ से एक इंडियन मिल गया था, वो बिजनेस के लिए गया हुआ था। तो वो फिर इंडियन जो था इसे ले गया था, किधर, इंडिया ले आया था। इस तरह से जो है ना ये कब की बात है, वास्को डी गामा की तस्वीर लगाइए, 1498 की बात है, जब यूरोप के लोग दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसी दौरान जो था ना यूरोप का जो एशिया का, इंडिया का जो सी रूट था ये दरियाफ्त किया गया यहाँ से आने के लिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जी, कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड डेट पूछी गई है बेटा। तो ये 28 दिसंबर 1885 की डेट है। तो ये बम्बई में इसकी बुनियाद रखी गई। मिस्टर ए ओ ह्यूम जो कि सिविल सर्वेंट था, अंग्रेज था, क्योंकि ये इसका जो आइडिया था, जो बनाने का काम था, अंग्रेजों ने शुरू किया था। उस वक्त बैठे हुए थे। आप देखें कि ये जो असाइनमेंट दी गई थी वो ए ओ ह्यूम को दी गई थी। तो इस तरह से लॉर्ड डफरन के दौर में, लॉर्ड डफरन बैठा हुआ था, डफर था, उसने जो है ना जी ये सारा बनवाया था कि हिंदुस्तानी आपस में यही लड़ते रहे ओहदों के चक्कर में। तो ये डेट पूछी गई होगी, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट भी पूछी जा सकती है, अल्लामा इकबाल बिकेम द मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली। तो बड़ा इलेक्शन तो हो गए थे तो 1926 के अंदर, नवंबर 1926 में इलेक्शन हो गए थे और ये बन गए थे, लेकिन इन्होंने हलफ लिया था जनवरी में जाके, जनवरी 1927 के अंदर। वो आप ऑप्शन में देखें, उसने अगर पूछा हुआ था कब ये इलेक्ट हुए थे तो 1926 ठीक है। अगर पूछा हुआ है कि कब इन्होंने हलफ लिया, कब असेंबली में इंटर हुए, तो उस वक्त अगर ऑप्शन देखेंगे 26 का नहीं है तो फिर आप 1927 को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी 1927 शुरू हो गया जब इन्होंने हलफ लिया और असेंबली में ये इंटर हुए, जबकि ये बन गए थे 1926 नवंबर के अंदर ही। ठीक हो गया जी इकबाल साहब के हवाले से। इन द लाइन ऑफ फायर जो बुक है, मशहूर किताब है, परवेज मुशर्रफ साहब की किताब है, अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। विच कॉन्टिनेंट कवर्ड विद ग्लेशियर्स, तो अंटार्कटिका है, आपको पता है कि वो सारे का सारा क्या है, बर्फ से ही ढका हुआ है।
पावर पॉइंट की एक्सटेंशन पूछी गई है, डॉट पीपीटी एक्स है। डॉट पीपीटी जो है ये 2007 तक थी, 2007 और बाद का जो वर्जन आया उसके बाद डॉट पीपीटी एक्स हो जाएगा हमारे पास एक्सटेंशन पावर पॉइंट। किसी तरह से वर्ल्ड की एक्सटेंशन भी पूछी गई थी। आगे आ जाएगा क्वेश्चन, इमेज की फाइल जो होती है उसकी एक्सटेंशन पूछी गई थी, जेपीजी ऑप्शन में होगा या जेपीईजी, इस तरह से क्या लें आप। तो वैसे काफी सारी हैं, अब आपके ऑप्शन में क्या क्या चीज दी गई थी उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है। आगे चलते हैं जी, वाई वी यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये सवाल जो है ना, जब हमने आइडिया लगाया है कि इस तरह से पूछा गया होगा, तो ये बेसिकली सिक्योरिटी के पर्पज के लिए लगाया जाता है। तो इसमें टू बेटर प्रोटेक्ट बोथ यूजर क्रेडेंशियल एंड सोर्सेज द यूजर कैन एक्सेस। तो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये लगाया जाता है। उसके बाद अनदर नेम ऑफ वर्कशीट, तो वर्कशीट का दूसरा नाम हमारे पास स्प्रेडशीट है, वर्कबुक नहीं है, याद रखिएगा। कुछ बच्चों ने वर्कबुक लगाया है, वर्कबुक बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। ठीक है, हमारे पास ये जो है ना जी क्या है, मैं बना देता हूं आपको, ये हमारे पास वर्कशीट है, ये हमारे पास वर्कशीट है। तो ये हमारे पास कॉलम और रो के मिलने से सेल बनेगा, सेल के मिलने से क्या बनेगा, इतने सारे सेल मिलके क्या बना रहे हैं, एक वर्कशीट बना रहे हैं। वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहेंगे। अब एक शीट ये है, एक और शीट, दो शीट, 3 4 5 7, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, वर्कबुक बनाएंगे। तो वर्कशीट के मिलने से वर्कबुक बनता है। सवाल में पूछा है अगर उसने नाम अनदर नेम ऑफ वर्कशीट, तो फिर इसे सिंपली आप शीट भी कह देते हैं या फिर स्प्रेडशीट भी कह देते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट ऑफ नंबर इन एमएस वर्ल्ड होम टैब। अब इस सवाल का मुझे जो आइडिया हुआ है उससे ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारे पास होम टैब होता है उसमें आगे कितने ग्रुप्स होते हैं। तो 5 जनरली ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। इसमें आप ये देखें कि हमारे पास क्लिप बोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ स्टाइल है और एडिटिंग के हवाले से कुछ चीजें होती हैं। ये हमारे पास क्या जी, होम टैब है। इसके अंदर मजीद जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, कितने ग्रुप्स हैं। अगर यही सवाल था तो फिर इसका जवाब 5 ही होगा, ऑप्शन आप देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास फिजिकल एंड लॉजिकल मेजरमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। ये मैंने आपको एक फिगर दिखाई है। टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, नेटवर्किंग की। ये आप कह सकते हैं कि जो है ना किस तरह से हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग होती है, मेश होती है, बस टोपोलॉजी होती है और ट्री टोपोलॉजी होती है। बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं वो जोड़े जाते हैं आपस में मुख्तलिफ अरेंजमेंट के साथ। उन अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं हम, टोपोलॉजी कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं। जिसमें हमारे पास स्टार है, स्टार की तरह रिंग बनी होती है पूरी मैश में, कोई तरतीब नहीं होती है। बस में पूरा एक तरतीब से होता है और ट्री में पूरे का पूरा ट्री टाइप बना होता है। ठीक हो गया जी। फार्मूला स्टार्ट होता है, हमेशा से आप पढ़ते आए हैं किससे जी, इक्वल के साइन पे सबसे पहले आप इक्वल का निशान लगाएंगे। फिर जो भी आप रो है, कॉलम है, उसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आपने करना है। इक्वल के निशान के बगैर फार्मूला लग ही नहीं सकता है। कंट्रोल प्लस एन का पूछा गया था, अगर वर्ल्ड में पूछा गया तो न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एन का मतलब नया डॉक्यूमेंट हमने ऐड करना है, कंट्रोल प्लस एन करेंगे। अगर पावर पॉइंट में पूछा गया तो आप कहेंगे जी फाइल, नई फाइल ऐड करने के लिए या नया डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन की शॉर्टकट की यूज करते हैं। हाउ टू ब्रेक द लाइन, लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस इंटर है हमारे पास। अच्छा, दो चीजें होंगी, एक पेज ब्रेक की और एक लाइन ब्रेक की। लाइन ब्रेक की शिफ्ट प्लस इंटर और पेज ब्रेक की कंट्रोल प्लस इंटर होगी हमारे पास। ठीक हो गया जी। आगे मैंने दिए हाउ टू ब्रेक पैराग्राफ। पैराग्राफ ब्रेक का नहीं सवाल, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है पैराग्राफ के हवाले से। अगर हमने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ हम यूज करते हैं इंटर की। सिंपल हम इंटर मारते हैं, नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। जबकि पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर मैंने आपको बताया है। हाउ टू सेंटर्ड द टेक्स्ट। सेंटर्ड का मतलब यह कि अलाइनमेंट के बारे में पूछ रहा है कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ई की शॉर्टकट की यूज करेंगे सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ये अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है। तो ये आपको नजर आ रही है, जो हमारे पास टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर इस लाइन के करीब होता है यहाँ पे, फिर हमारे पास क्या हो जाती, लेफ्ट अलाइनमेंट इधर होता तो राइट अलाइनमेंट हो जाती।
कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस एल हमने इस्तेमाल करना था। ये बिल्कुल सेंटर में है हमारे पास टेक्स्ट जो है, तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ई की शॉर्टकट की यूज करेंगे हम। खुतबात अहमदिया किसने लिखी? खुतबात अहमदिया के बारे में बेटा याद रखें कि सर सैयद अहमद खान साहब ने ये पूरी एक सीरीज थी बायोग्राफी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर, इन्होंने लिखी थी। असल में एक अंग्रेज था सर विलियम म्योर, उसने किताब लिखी थी नबी पाक की जिंदगी के ऊपर, और नबी पाक के बारे में उन्होंने जो है ना जी बहुत कुछ लिखा था। तो उसे काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान में कोई बंदा नहीं था, तो फिर सैयद अहमद खान साहब जो थे, इन्होंने नबी पाक के हक में, और उस किताब का काउंटर जवाब था वो, तो जवाब दिया था कि ये जो इल्जामात आप लगा रहे हैं हमारे नबी पाक की जात पे, ये इस तरह से नहीं है। तो सर सैयद ने उनकी किताबों से ही हवाले दिए थे और उन्हें बताया था कि आप गलत हो, आपको ये अपनी किताबें पढ़नी चाहिए। तो ये 1869 में इन्होंने शुरू किया था वो लिखना, और 1870 में भी कुछ लिखे थे, पूरे एक सीरीज थी ये खुतबात की। तो उसके लिए सर सैयद को इंग्लैंड जाना पड़ा था, वहां रिसर्च करनी पड़ी थी बहुत सारी किताबों की जाके। उस वक्त इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया था उन इल्जामात को जो नबी पाक पे लगाए गए थे, क्योंकि जो उस वक्त के मौलवी हजरात थे हमारे जितने भी, तो उन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, ना वो उन्होंने पढ़नी थी, उस किताब को पढ़ना आती थी, ना उसका जवाब देना आता था। क्योंकि उस दौर में ये फतवे जारी किए जा चुके थे कि जी इंग्लिश पढ़ना हराम है, इंग्लिश पढ़ना भी और बोलना भी ये सारा हराम है, इसे जो भी सीखेगा वो जो है ना जी क्या जी जन्नत में नहीं जाएगा, इस तरह के फतवे थे। तो सर सैयद अहमद खान साहब जो थे ये तो अंग्रेजी पढ़ते थे, जज थे रहे हैं ये, तो ये उनके मतलब एक स्टेटस को का हिस्सा थे, उन्हीं में रह के उन्हें आईना दिखा रहे थे। आगे चलते हैं, आबे हयात के मुसन्नफ के बारे में। अच्छा, आबे हयात है या हयात जावेद है, इन दोनों में से एक किताब पूछी गई है, दोनों मिक्स हो जाती हैं। तो अगर आबे हयात पूछी गई है तो मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है, और हयात जावेद अगर पूछी गई है तो वो अल्ताफ हुसैन अली की किताब है, वो उन्होंने सर सैयद के ऊपर ही लिखी थी। बाज़ दफा यह भी बनता है कि हयात जावेद जो थी ये उन्होंने किस पे लिखी थी, तो हाली साहब ने, अल्ताफ हुसैन अली साहब ने सर सैयद पे लिखी थी, अपना उस्ताद मानते थे इन्हें वो। ठीक हो गए, दोनों में से एक किताब हो सकती है। शर्म अल शेख के बारे में पूछा गया, ये मिस्र की क्या है, बंदरगाह है, सिटी भी है। यहाँ पे ये COP27 हुआ था पिछला, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है क्लाइमेट चेंज पे। तो ये जो है ना जी आप देखें कि ये इजिप्ट की बंदरगाह है, ये सनाई पेनिनसुला मैंने आपको करवाया था। तो ये रेड सी के कास्ट पे इस तरह से सनाई पेनिनसुला है, ये मिस्र है और ये इजिप्ट है, ये रेड सी है हमारे पास सारा, और यहाँ पे है ये शर्म अल शेख जो है ना यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, मतलब रेड सी, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी पे है या रेड सी पे है, तो ये रेड सी पे बनेगी शर्म अल शेख हमारे पास। ठीक हो गया जी। 1991 में कौन सा पैक्ट हुआ था जी? पैक्ट बहुत सारे हुए हैं, अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि आपके पास ऑप्शन क्या है। 1991 में आप देखें तो मैंने पेरिस पीस एग्रीमेंट का बताया, ये हुआ था। उसके अलावा वारसा पैक्ट टूट गया था, वारसा पैक्ट टूट गया था, तो एक सीरीज थी जो है ना जी, उसके टूटने के बाद 1991 में जो पैक्ट साइन किए गए थे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मुआहदा किया था 1991 में कि जी आप हमारी जो स्पेस है उसकी वायलेशन नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर की अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो जो सूबे हैं उनमें पानी का तनाजा था। 1991 में आप कहने के वाटर की जो तकसीम का, सूबों के दरमियान में वाटर की तकसीम का जो मुआहदा था वो भी 1991 में हुआ था। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, अब आपके पास ऑप्शन क्या दिए थे उसने, उसी हिसाब से जो अक्सर यही पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके दरमियान में पानी का तनाजा जो था उसके हल के लिए जो एग्रीमेंट हुआ, कब हुआ? 1991 में हुआ। ऑप्शंस देख लीजिएगा कि उसने इंटरनेशनल किसी इवेंट के बारे में पूछा था या पाकिस्तान के किसी इवेंट के बारे में पूछा था। आगे चलते हैं जी। सल्फर और नाइट्रोजन जो है ना जी ये वजह बनते हैं एसिड रेन का, एसिड रेन की वजह बनते हैं ये जो तेजाबी बारिश होती है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, तो इस तरह से जो है ना जी ये एसिड रेन बन रहे होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की जो कंपोजिशन है उसमें अब ये नहीं पता कि उसने क्या पूछा था। नाइट्रोजन जो है कंपोजिशन को अगर देखें, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, उसके ऑक्सीजन कह रहा हूँ इसमें हमारे पास, हाँ ऑक्सीजन 21% होता है,
और उसके बाद आर्गन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04%, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड ये पूछ लेता है अक्सर। नाइट्रोजन का पूछता 78% है और ऑक्सीजन का 21% बनती है तकरीबन ये। तो इनकी कंपोजिशन में से क्या पूछा गया था आप खुद बेहतर देख सकते हैं। कोविड-19 जो वायरस थी इसकी कैंपेन पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई थी, अगर यही सवाल है तो ये आप देखेंगे लेट मई 2020 में शुरू हुई थी। आ गई थी पाकिस्तान में जो है ना जी फरवरी में ही, 2 फरवरी से ही आ गई थी। अब आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि उसमें उसने क्या पूछा हुआ था। 2 फरवरी का ऑप्शन था तो वो भी ठीक ही है, अगर उसने ऐसे ही कहा हुआ था कि कौन से मंथ में या कौन से ईयर में। लेट ये कहे कि मई के अंदर 2020 में हमने प्रॉपर कैंपेन एक लॉन्च कर दी थी इससे बचने के लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पूछा गया कि वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करता है, तो ये मोडेम के जरिए करता है। मोडेम का काम ये होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मोडेम का एब्रिविएशन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जो एनालॉग सिग्नल आ रहे होते हैं क्या करते हैं, उसे वो हाइब्रिड में कन्वर्ट कर देता है, उसमें डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और डिजिटल को हाइब्रिड में कन्वर्ट करना ये मोडेम का ही काम है। यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछा गया था जी, ये कौन से मुआहदे के तहत बनी थी, तो ये मास्टर्स ट्रीटी है जी। 1992 में ये मुआहदा हुआ था, जबकि ये ऑपरेशन हुआ था या मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन इसमें जो हुई थी वो 1993 में हुई थी, जिसके नतीजे में क्या बनी थी, यूरोपीय यूनियन बनी थी। मुआहदा 1992 में ही हो गया था ये मुआहदा। और मुआहदे का अगर नाम पूछा गया था तो ये ठीक है, ईयर पूछा गया था 1992 ठीक है 1992, जबकि इस पे इम्प्लीमेंट 1993 में हुआ। डिनाय का एंटोनिम पूछा गया, डिनाय होता है धत्कारना, इनकार कर देना, मुकर जाना, एक्नॉलेज तस्लीम कर लेना, मान जाना, एक्सेप्ट करना। कैलिबरी बेसिक क्या, फोंट फॉर्मेट या फोंट नेम भी कह सकता है, फोंट फॉर्मेट भी कह सकता है। 2007 के वर्जन जो आया उसके बाद जो हमारे पास चल रहा है उसमें हम बाय डिफॉल्ट जो यूज कर रहे हैं फोंट फॉर्मेट या फोंट नेम वो कैलिबरी यूज कर रहे हैं, कैलिबरी ही चल रहा है हमारे पास। इससे पहले हमारे पास टाइम रोमन था। टू मूव इन MS एक्सेल बाय यूजिंग विच की, उसने किस की के जरिए हम MS एक्सेल के अंदर मूव कर सकते हैं आगे पीछे, तो टैब की के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव द ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस बाय यूजिंग कट एंड पेस्ट। मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया था कि कॉपी में और कट में क्या फर्क है। कॉपी में आपके पास टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है, मैं इसे कॉपी करूंगा, कहीं और मुझे पेस्ट करना है पेस्ट कर दूंगा, ओरिजिनल रहेगा अपनी जगह पे। इसे आप कह सकते हैं डुप्लीकेट। अगर आपने टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाना तो आप कॉपी कर लेते हैं। अगर आपने इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा के यहाँ मूव करना तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से खत्म करेंगे, कट करेंगे, फिर उसे जाके जहां आपने लेके जाना है वहां जाके पेस्ट कर देंगे। तो कट और पेस्ट का मतलब क्या होता है, टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। पिछली जो जगह थी वहां से मूव कर दिया आपने नई जगह पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस दौरान जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे सेव होता है भी पूछ लेता है कभी कभी। तो क्लिप बोर्ड पे जो है ना क्या होता है जी, ये सेव होता है टेक्स्ट जिस जब तक हमने पेस्ट नहीं किया होता। MS वर्ल्ड की एक्सटेंशन .docx है, 2007 के बाद, 2007 से पहले .doc थी। बस ये क्वेश्चन थे बेटा हमारे पास जो आए हैं, हमने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। ये देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ इसमें से रिपीट हो जाएगा। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।